एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के एपी न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा की पीजी के कमरे में घुसकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। भिलाई के रामनगर इलाके में शुक्रवार को 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा खुशी साहू की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार घटना के समय उनकी सहेली नहाने गई हुई थी, तभी एक युवक कमरे में पहुंचा और हमला कर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल खुशी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बेमेतरा जिले की रहने वाली थी और करीब 1 महीने पहले नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भिलाई आई थी। बताया जा रहा है कि वह पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एक कैफे में नौकरी भी कर रही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में कथित परिचित युवक पर संदेह जताया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सहेली सहित अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या के कारण और आरोपी की भूमिका का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। के आसपास के बीच में लगभग वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर लकड़ी टाल के पास खुशी साहू नाम की एक लड़की है, 19 वर्षीय, जो मूलतः ग्राम कुनी बिरला की रहने वाली है, जिला बेमेतरा की। वो अपने दोस्त के साथ अपने कमरे में थी। उस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको चाकू जैसे किसी घातक हथियार से उस पर प्राणघातक हमला किया गया। घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल में यहाँ पे सुपेला अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट किया गया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में जानकारी मिलती, पुलिस को त्वरित रूप से उसकी मृत्यु के संबंध में एक मर्ग और हत्या का अपराध कायम किया गया है और अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। प्रकरण में अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो मृतिका है वो यहाँ पे वैशाली नगर स्थित एक कैफे में काम करती थी, साथ में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और उसकी जो दोस्त उसके साथ रह रही है वो 4-5 दिन पहले ही उसके साथ आई थी कैफे में काम करने के लिहाज से। अभी तक जो कारण कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है इसकी हत्या या इसको चाकू क्यों मारा गया उसके संबंध में पुलिस के द्वारा पतासाजी की जा रही है। उसके परिजन भी आ गए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह कैमरे जो भी हैं उसको खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की पतासाजी पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्रश्न संबंधित कुछ जानकारी है इसके संबंध में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही जो भी आरोपी होगा, इसमें जो भी कारण होगा, उसमें हम आरोपी को अतिशीघ्र पकड़ लेंगे और उसको गिरफ्तार कर कार्रवाई करेंगे। किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। उसको जो भी मृतिका को चोटें आई हैं वो अभी पंचनामा में स्पष्ट होंगी सभी के कौन कौन से भागों में कितनी चोटें आई हैं, परंतु जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से किसी धारदार हथियार से उसको घातक चोट पहुंचाया गया जिससे उसकी मृत्यु हुई। सर, आपने अभी बताया कि जब मृतिका को चाकू मारने पहुंचे था उसके साथ एक और गैर व्यक्ति था, तो क्या गैर व्यक्ति के सामने उसने चाकू नहीं, गैर व्यक्ति नहीं, वो एक लड़की उसके साथ जो रहती है वो दोनों साथ में रहते हैं। अभी उस लड़की से पूछताछ की जा रही है कि घटना के वास्तविक जो घटना है वो क्या है, ये अनुसंधान के विषय और उसके बारे में पतासाजी कर रहे हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना के गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला की शिकायत पर सास और देवर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर दशहरा मैदान के पास का है। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि शादी के बाद पति, सास और देवर लगातार दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। शिकायत के अनुसार दहेज नहीं लाने पर उसके साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सुषमा पांडे और अश्वनी पांडे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दुर्ग पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा या किसी भी अपराध की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। थाना वैशाली नगर में
प्रार्थिया द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके जो परिजन हैं, जो उसके सास हैं, उसके देवर हैं, उसके पति के द्वारा लगातार दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। इस पर थाना वैशाली नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस एरिया में शुक्रवार तड़के बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। करीब 50 फीट की ऊंचाई से ओवरब्रिज क्रेन का केबिन गिरने से क्रेन ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गया। सेल भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस रॉ मटेरियल एरिया में शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा हुआ। ओवरब्रिज क्रेन नंबर 4 का केबिन अचानक टूटकर करीब 40 से 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे के समय केबिन में मौजूद ठेका मजदूर और क्रेन ऑपरेटर रविंद्र चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को पहले मेन मेडिकल पोस्ट और फिर सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसी क्रेन के जरिए ब्लास्ट फर्नेस तथा आयरन ओर की आपूर्ति की जाती थी। बताया जा रहा है कि इस ओवरब्रिज क्रेन का 4 दिन पहले ही सेफ्टी इंस्पेक्शन हुआ था और इसे सुरक्षित घोषित किया गया था। हादसे के बाद संबंधित क्रेन को बंद कर दिया गया है, जिसमें रॉ मटेरियल हैंडलिंग और उत्पादन प्रभावित हुआ है। फिलहाल बीएसपी प्रबंधन ने दुर्घटना और कारणों की जांच शुरू कर दी है और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। भिलाई में अंधविश्वास और लालच का ऐसा जाल सामने आया है जिसमें महिला से करीब 85 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। तंत्र मंत्र, जिन प्रेत, शेयर ट्रेडिंग और सरकारी नौकरी का झांसा देकर आरोपी ने वर्षों तक पीड़ित से ऐसे ही पैसे ऐंठे, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के नाम पर करीब 85 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर से आरोपी पवन भदौरिया को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने परिवार पर जिन और प्रेत का साया होने का डर दिखाकर अलग अलग बहानों से लाखों रुपए लूटे। उसने विशेष पूजा नहीं कराने पर पति के एक्सीडेंट की आशंका जताई और बाद में पति की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद भी पैसे मांगता रहा। आरोपी ने शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा और सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर भी पीड़िता और उसके बेटे से बड़ी रकम ऐंठ ली। जब परिवार ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और मानसिक दबाव बनाने के लिए नस काटने की तस्वीर भी भेजी। जांच में सामने आया कि अलग अलग किस्तों में करीब 85 लाख रुपए आरोपी के खाते में भेजे गए थे। फिलहाल भिलाई पुलिस आरोपी से पूछताछ कर खातों, लेन देन और पूरे ठगी नेटवर्क की जांच कर रही है। भिलाई स्टील प्लांट में करोड़ों रुपए के लोहा चोरी मामले में पहली बार प्लांट के भीतर बैठे अधिकारियों तक पुलिस की जांच पहुंच गई है। दुर्ग पुलिस ने बीएसपी के जीएम और एजीएम को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भिलाई स्टील प्लांट से फ्लू डस्ट की आड़ में लॉ स्क्रैप चोरी मामले में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बीएसपी के जीएम हिमांशु भूषण मलिक और एजीएम मनोज कुमार देवांगन को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि दोनों अधिकारी कथित तौर पर प्लांट के भीतर से गिरोहों की मदद से यह कर रहे थे और मास्टरमाइंड के संपर्क में थे। पुलिस के अनुसार फ्लू डस्ट की ढुलाई के दौरान उसमें लॉ स्क्रैप मिलाकर प्लांट से बाहर निकाला जाता था, उसे एके ट्रेडर्स में जमा किया जाता था। इस पूरे मामले का खुलासा 26 मई को पुरानी भिलाई थाना पुलिस की छापेमारी के दौरान हुआ था। कार्रवाई में करीब 250 टन लौह स्क्रैप, कई वाहन, जेसीबी और अन्य मशीनें जब्त की गई थी, जिनकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए बताई गई थी। मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। वहीं यह मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है और केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग लगातार उठ रही है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में गिरफ्तार
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को लेकर ईओडब्ल्यू ने कई गंभीर दावे किए हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कथित घोटाले की रकम पार्टी फंड के नाम पर इकट्ठा कर हवाला नेटवर्क के जरिए बाहर भेजी जाती थी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले की जांच में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि पार्टी फंड के नाम पर करीब 800 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। ईओडब्ल्यू के अनुसार कथित घोटाले की रकम बोरी और कार्टून में भरकर कांग्रेस भवन लाई जाती थी और वहां से हवाला नेटवर्क के जरिए दिल्ली भेजी जाती थी। एजेंसी का यह दावा है कि कोल लेवी से प्राप्त 52 करोड़ 62 लाख 20 हजार रुपए सीधे रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचे। जांच में शामिल कुछ गवाहों और कारोबारियों ने भी अपने बयानों में कथित रूप से रकम पहुंचाने की बात कही है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक रायपुर छोड़ने के बाद रामगोपाल अग्रवाल 8 राज्यों में रहे और इस दौरान कई धार्मिक स्थलों के भी दर्शन किए। कोल लेवी मामले का खुलासा वर्ष 2022 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और डायरी से हुआ था, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी। फिलहाल रामगोपाल अग्रवाल ने सरेंडर कर दिया है और मामले की जांच जारी है। इन आरोपियों की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष अदालत के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। छत्तीसगढ़ की वह चर्चित शादी जिसमें दुल्हन ने मंडप में शादी से इनकार कर दिया था, अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। 16 दिन बाद उसी दूल्हे और दुल्हन ने मंदिर में 7 फेरे लेकर अपने रिश्तों को नई पहचान दी है। जांजगीर चांपा जिले की चर्चित शादी ने अब नया मोड़ ले लिया है। 20 जून को दुल्हन मुस्कान ने कथित तौर पर नशे में होने की आशंका के चलते दूल्हे संत कुमार से शादी करने से इनकार कर दिया था। अब 16 दिन बाद दोनों ने खोखरा गांव के मनकादाई मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। संत कुमार का कहना है कि वह शराब नहीं पीता और शादी वाले दिन उसकी कोल्ड ड्रिंक में किसी ने नशीला पदार्थ मिला दिया था। मुस्कान ने बताया कि दोनों लगातार संपर्क में रहे और बातचीत के दौरान सभी गलतफहमियां दूर हो गई। परिवार परामर्श केंद्र से निकलने के बाद मुस्कान सीधे संत कुमार के गांव पहुंची, जहां दोनों ने शादी कर ली। मोबाइल बंद होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और साइबर टीम ने दोनों का पता लगाया। पुलिस के अनुसार मुस्कान ने अपनी इच्छा से संत कुमार के साथ रहने और विवाह करने की बात कही, जिसके बाद पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। तो इस तरह के हम लोग बारात लेकर आए थे तो बहुत ज़्यादा नशे में थे, तो मैं उसे देखकर शादी तोड़ दी थी। फिर इनसे हम संपर्क हुई तो मुझे बोली कि मैं शराब नहीं पीता हूँ और कोई भी मुझे कंडे में मिला के दिया है, इसीलिए इससे 1 महीने से बात भी कर रही थी तो शराब नहीं पीते थे। फिर मैं इससे बोली कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी बोल के। और मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं खुद नशा के खिलाफ रहता हूँ। वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छे से निभाऊंगा। सूरजपुर में जमीन विवाद के दौरान तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बसदेई चौकी क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान तलवार लहराने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। वायरल वीडियो में एक युवक खुलेआम तलवार लहराते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान यह घटनाक्रम हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है। साथ ही मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है। मार मार रुक जा, हाथ अभी चला ऊपर नहीं चलना चाहिए, मारे दे चल ओए हाथ मारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्राकृतिक आपदा में मिलने वाले मुआवजे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आंधी, तेज बारिश और तूफान के दौरान
पेड़ से गिरकर हुई मौत को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्राकृतिक आपदा से मौत पर मुआवजा देने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आंधी, तेज बारिश या तूफान के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौतों को भी प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। मामला राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र के श्यामूराम मंडावी की मौत से जुड़ा है। 16 जुलाई 2020 को लाख निकालते समय मौसम खराब होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और पेड़ से गिरने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने राहत नीति के तहत 4 लाख रुपए की सहायता राशि मांग की, लेकिन राजस्व विभाग ने आवेदन खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने एडिशनल कलेक्टर का आदेश रद्द करते हुए इसे प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु माना। कोर्ट ने राज्य सरकार को मृतक के बेटे अमर सिंह को 30 दिन के भीतर 4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। फैसले को प्राकृतिक आपदा राहत नीति के तहत मुआवजे से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल माना जा रहा है। पखांजूर में सड़क और पुलिया निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। पखांजूर क्षेत्र से सड़क और पुलिया निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि अच्छी गुणवत्ता वाली गिट्टी की जगह निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही पुलियों के निर्माण में बड़े जंगली बोल्डरों का इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का दावा है कि इससे निर्माण कार्य की मजबूती और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी राशि से होने वाले कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है और ग्रामीण कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। वहाँ तो पुल का ठिकाना नहीं है। रोड में ऐसा घटिया रोड है, मतलब पुल है उसमें सीमेंट का ठिकाना ना गिट्टी का ठिकाना। उसमें जो पुलिया बनाने का है, राड देना है, वो कुछ भी नहीं है। वो जैसे मट्टी और रेती सब मिलावट करके उसमें वो मिक्स करके वो डाल रहे हैं उसमें पुलिया में। बारिश के बाद टूटने की बारिश के बाद तो टूटने का संभावना ही है। 1-2 लोड गाड़ी निकल जाएगी तो टूट ही जाएगा। घटिया बन गया है। कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर। ये जो रोड है यहाँ तो बनने का तो ठीक है, लेकिन बनाने वाले के ऊपर है। तो अच्छा से बनाएंगे तभी ना चलेगा। अब 2 लोड गया तो धंस जाएगा, वो तो थोड़ी होगा। अभी जो गिट्टी डाल रहे हैं रोड पे, वो तो जंगल में जो सड़ जाता है ना, वो क्या बोलते हैं पत्थर, उसको डाल रहे। तो मतलब क्या है उसमें? कोई आता है अधिकारी देखने? अधिकारी आता है, लेकिन क्या करके जाता है मालूम नहीं है उसको। हम लोग तो आना जाना करते हैं, लेकिन कौन अधिकारी वो मालूम नहीं है उसको। हम लोग कार्रवाई होना चाहिए ठेकेदार पर। कार्रवाई तो होना ही है, तभी तो पब्लिक की उन्नति होगा। नहीं तो ऐसे बना के जब कोई मर जाएगा तो। ठेकेदार को हमने नोटिस दे दिया है और उस कार्य को रिजेक्ट कर दिया है और तोड़ने के लिए बोल दिया है। ऐसे पुलिया हम लोग जिसको रिजेक्ट कर, उसमें 2 या 3 पुलिया हैं जिसका खराब काम किया है, उसको हमने तोड़ने के लिए और उसका मेजरमेंट नहीं लेने के लिए बोल दिया है उसको। नहीं, वो तो हमारे उसमें बिना सुपरविजन में डाल दिए हैं उन्होंने, उसको हटाने के लिए बताए हैं उसको, और तत्काल उसको हटवा के दूसरा गिट्टी डलवाएंगे उसको। लगभग 3 से 4 किलोमीटर ऐसी जंगली गिट्टी को डाला गया, तो क्या पूरा हटा देंगे? हाँ, पूरा उसको पूरा हटा के वो कराएंगे उसको। सर, एक बार पहले जो नोटिस निकाला गया था उसके बाद ठेकेदार जो लापरवाही करता है, तो ठेकेदार पर इसकी क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, उसको अब हम हमारे सामने खड़े होकर तोड़वाएंगे उसको, हमने ऐसा है उसको। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक दर्दनाक हादसे में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम का गेट खोलते ही एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गेट में करंट आने से युवक को जोरदार झटका लगा और मौके पर ही वह गिर पड़ा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक सफाई कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पहुंचा था। जैसे ही उसने एटीएम के केबिन का गेट खोला, उसे जोरदार करंट लग गया। करंट लगते ही वह मौके पर ही गिर पड़ा और आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई।
स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था और बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।